जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 25 जुलाई को होने वाली है उसकी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वह आयोग के द्वारा इसी माह जारी किया जाना है और मेरी आपको ये सलाह है कि जो विद्यार्थी प्री की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एग्ज़ाम कैलेंडर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनका फोकस सिर्फ 25 जुलाई को होने वाली प्री की एग्ज़ाम की तरफ होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये मेरा प्री का रिज़ल्ट है। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन की थी और 2019 में फर्स्ट बार में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर दिए थे, जिसमें जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसमें मेरे अंक आए थे 156 आउट ऑफ 198। यानी कि एक क्वेश्चन उन्हें आयोग के द्वारा हटा दिया गया था। जो टोटल 99 क्वेश्चन थे, जिनमें मेरे 78 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट गए थे। और जो सेकंड पेपर है हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें 190 में से मेरे 130 नंबर आए थे। यानी कि 95 क्वेश्चन में से मेरे 65 क्वेश्चन पूरी तरह करेक्ट गए थे। दोस्तों, आप भी पहली बार में प्री निकाल सकते हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको डेली रूटीन में लेना होगा और वो पॉइंट को हमने नाम दिया है गोल्डन पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब से हमारे पास सिर्फ 40 डेज बचे हैं। उन 40 डेज में यदि आप इन पॉइंट्स को डेली फॉलो करते हो तो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि पहले जो आपको काम करना है वह है प्रीलिम्स के सिलेबस की आपको हार्ड कॉपी, यानी कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट आपको दी गई है उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है और उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन्हें एक एक करके आपको फिनिश करना है। जो जो टॉपिक आपका फिनिश होता जाए उसके ऊपर आप राइट क्लिक करते जाएं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं उन्हें पहले कवर करना है, उसके बाद कुछ नया पढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों बुक्स की। तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ना अच्छा होगा जिनसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। मैंने लूसेंट और दृष्टि, ये दो बुक्स हैं जिनकी सामान्य ज्ञान की बुक्स मैंने परचेस की थी और उन सामान्य ज्ञान की पुस्तकों को ही पढ़ के मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकाला था। तो आप भी ये दोनों बुक परचेस कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं एमपी की कौन सी बुक बढ़िया होगी। तो एमपी की अरिहंत की और पुणेकर की बुक आप परचेस कर सकते हो, वो भी क्वेश्चन के साथ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के साथ इसलिए करना है क्योंकि आपको इससे ये मालूम होगा कि परीक्षा में इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर की बुक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो करंट अफेयर की सबसे बेस्ट बुक है स्पीडी। स्पीडी आपको परचेस करनी है, 70-80 रुपये तक की पड़ जाएगी आपको। तो ये आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। साथ ही जो निर्माण आए हैं इसे, उसकी एमपी की बुक आपको परचेस करनी है। तो एमपी की पिछले बार 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें निर्माण आए हैं इसकी जो बुक थी करंट अफेयर की, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उसी बुक से आए थे। तो आपको दोस्तों ये वाली बुक तो परचेस करनी है। इसके अलावा आपके पास है यदि कोई सी कोचिंग के नोट्स हों तो आप उन्हें भी परचेस कर सकते हो। और जो दोस्तों आपकी यूनिट 7 है, यूनिट 7 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि किसी बुक में नहीं दिए गए हैं। जैसे हेल्थ वाला है जिसमें स्वास्थ्य नीति पूछी गई है, पोषण स्तर पूछा गया है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग है यानी कि खाद्य प्रसंस्करण है। तो इनको आप टेलीग्राम ग्रुप से या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हो दोस्तों, या फिर आप नेट पर सर्च मारकर भी इन टॉपिक को पढ़ सकते हो। ये टॉपिक इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बाकी आपको सभी टॉपिक दृष्टि की बुक में मिल जाएंगे, जैसे पर्यावरण हुआ, कृषि हुआ, या टॉपिक आपको दृष्टि की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों कि आपको डेली टेस्ट पेपर लगाने हैं। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें मैंने लगभग 70 से 80 टेस्ट पेपर लगाए थे। मैं एक दिन में
कम से कम 2 टेस्ट पेपर लगाता था, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का एक टेस्ट पेपर दोस्तों। इसे लगाने से आपको यह मालूम होगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। ये जो पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अपने फेयर कॉपी में नोट नोट कर सकते हैं दोस्तों, और बार बार इन्हें पढ़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो जाए और आप इन्हें अपने डेली रूटीन में लें। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। ये दोस्तों कोई सी भी साइट से आपको मिल जाएंगे, तो आपको सारे के सारे, ये ऑफिशियल साइट पे भी उपलब्ध है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें डाउनलोड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि कुछ टॉपिक जो हैं हमारे सिलेबस में वो पुराने ही हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों, टेस्ट में कम नंबर आए तो घबराएं नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी कोचिंग पे टेस्ट सीरीज लगवाने जाते हो या आपने लगवा रखी है, तो आपके यदि नंबर कम आए, बहुत से लोगों के नंबर 80-90 प्लस भी आते हैं टेस्ट सीरीज में, यदि आपके नंबर 70 आए, 60 आए, तो आप घबराएं नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक बेंच पे 2 विद्यार्थी टेस्ट में बैठे होते हैं, और वो डिस्कशन करके लगाते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनली अनुभव है दोस्तों। मैं जिस कोचिंग पे टेस्ट सीरीज लगाता था, वहाँ पर मेरे एक भी बार 70 नंबर टच नहीं गया, जबकि जो मेरे दोस्त थे उनके हमेशा 90 प्लस नंबर ही आते थे। मैं सोचता था इतने नंबर कैसे आते हैं, लेकिन जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो उनके 70 नंबर भी नहीं आए दोस्तों। तो आपको टेस्ट में यदि कम नंबर भी आए तो आप घबराएं नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि स्पेशल जो टॉपिक है उनका बार बार रिवीजन करें। यानी दोस्तों, स्पेशल टॉपिक से यहाँ मेरा मतलब ये है जो आपको याद नहीं हो रहे, या आपको उन्हें याद करने में परेशानी होती है, जैसे इम्पोर्टेंट डेज हो गए, खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ हो गई, कुछ क्रांतियाँ हो गई, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, और कुछ महान पुरुषों के नाम हो गए, उपनाम हो गए, या फिर जो हड़प्पा स्थल है, उन हड़प्पा सभ्यता है, उनके जितने भी स्थल हैं उनके नाम हो गए, उनके कौन सी नदी पर बसे हुए हैं, इन सब के बारे में आपको, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, इन्हें आप एक कॉपी में लिख लीजिए और उस कॉपी पर आप बार बार उन्हें पढ़ते रहिए। जो लूस एंड में ब्रैकेट में बने होते हैं दोस्तों, वो टॉपिक आपको एक बुक में या एक नोट्स में उतार लेने हैं, और उनका डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट है कि वे यूनिट जिनका आपको डेली रिवीजन करना है। यानी दोस्तों, 8वीं और 10वीं यूनिट जो आपके सिलेबस में दी गई है, वो यूनिट ऐसी है जिनका आपका डेली रिवीजन करना है। 8वीं यूनिट में हमारे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आपको अभी से, आज से ही डेली रिवीजन करना है, और साथ में जो 10वीं यूनिट है जिसमें हमारे 16 आयोग दिए गए हैं, उन 16 आयोग को आपको डेली पढ़ना है। यानी अभी से सिर्फ 40 डेज जो बचे हैं आपके, उनमें आपको इन दोनों यूनिट को लिए डेली टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये यूनिट ऐसी है कि इनसे क्वेश्चन आते ही है, और वो आपसे बनेंगे ही सही। ठीक है दोस्तों, विशेषकर ये आयोग के दोस्तों, क्योंकि आयोग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, उन्होंने 10वीं यूनिट के जो 16 आयोग हैं उन्हें पूरी तरीक़े से रट लिया है। यदि इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आपको भी ये यूनिट डेली रूटीन में लेके चलना है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। 5 जुलाई तक आपको सभी यूनिट कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी 10 यूनिट दी गई है, उन 10 यूनिट को आपको एनी हाउ कैसे भी करके 5 जुलाई से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको रिवीजन भी करना है उनका। जो आपके पास फिर 20 दिन बचेंगे, उन 20 दिन में आप उनका रिवीजन ही रिवीजन करना है। 10 दिन में एक बार रिवीजन हो जाएगा, और 10 दिन में एक बार और रिवीजन हो जाएगा।
तो आपको 5 जुलाई तक सभी यूनिट को कंप्लीट करना है। अगला पॉइंट है उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि दोस्तों एक बार जब आपके सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको टेलीग्राम नहीं चलाना है। इससे मेरा मतलब ये है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई 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 आती रहती हैं और हमारा मन करता है कि हम उन चीज़ों को भी याद कर लें। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें। जो आपने पढ़ लिया है 5 जुलाई तक सिर्फ उनका ही रिवीजन करें, नहीं तो आप वो चीज़ें भी भूलते जाओगे दोस्तों। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है टाइम टेबल बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है टाइम टेबल कैसे बनाएं दोस्तों। तो टाइम टेबल सिंपल है दोस्तों। टाइम टेबल इसलिए बनाया जाता है कि उसको प्राप्त करके फिर नया टाइम टेबल बनाएं। यानी कि आपको जो टाइम टेबल बनाना है वहाँ सिर्फ एक हफ्ते का बनाना है कि एक हफ्ते तक हमें जो यूनिट्स है वो कंप्लीट करना है। 3-4 यूनिट्स को हम एक हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, 3-4 यूनिट को एक हफ्ते में करेंगे। ऐसा आपको टाइम टेबल बनाना है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, हाउ मच टाइम स्टडी। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको बताएंगे कि 14 से 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आप सही तरीके से और वो भी डेली बिना एक भी दिन गैप दिए 40 डेज तक लगातार यदि 8 घंटे भी पढ़ते हो आप, तो आपको प्री को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको इन 40 डेज में सबसे बेस्ट कंडीशन है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। हर 40 डेज में एक दो टेस्ट जरूर लगाए दोस्तों। ठीक है। अगली बात करते हैं सी सेट के बारे में। सी सेट दोस्तों जो 2019 का पेपर था उसका जो सी सेट आया था काफ़ी टफ आया था। उसमें विद्यार्थियों को बहुत टाइम लग गया था वो पेपर को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जो आपको 2 हॉर्स का टाइम मिलता है वो 2 हॉर्स का टाइम भी इस पेपर में कम पड़ गया था। इस पेपर में आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाने हैं जो कि पासिंग के लिए होंगे। यदि आपने वन सेवा का भी भरा है फॉर्म तो आपको 1-2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी निकालना पड़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफ़ी सरल होते हैं। उन 20 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ के ही आंसर देना है। ठीक है। बाकी जो मैथ्स है इनमें कुछ यूनिट्स ऐसी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा एज वाला हो गया क्वेश्चन, इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पूछे पूछे जाते हैं। सीरीज भी हो गई। तो आपको इन मेन टॉपिकों को पढ़ के जाना है दोस्तों। ठीक है। आपको सिर्फ 40 मार्क्स लाना है, वो आराम से आ जाएंगे आपको, बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं कुछ आपको सलाह भी देना चाहता हूँ, उन पर आप ज़रूर गौर करें कि आपको मोबाइल का उपयोग कम से कम करना है। सबसे बेस्ट चीज़ है यदि आप मोबाइल का उपयोग कम से कम करोगे तो आपके पास जो नोट्स हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। यदि आपको मोबाइल से पीडीएफ पढ़ना है तो इस आप नेट बैलेंस ना डलवाएं। बिना नेट बैलेंस के आप खूब मोबाइल चलाइए दोस्तों। ठीक है। और इन सारी चीज़ों को सबसे मेन चीज़ें हैं कि आपको एक तो टेस्ट सीरीज लगानी है वो भी डेली। इसके अलावा आपको जो यूनिट 10 और 8 हैं उन्हें भी डेली लेके चलना। बस आप ये 2 चीज़ें कर लीजिए, एक तो टेस्ट सीरीज और एक 10वीं और 8वीं यूनिट आपको डेली लेके चलना है। बाकी यूनिट को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, सिलेबस को भी देख लेते हैं दोस्तों। चले देखते सिलेबस को। इससे पहले आपको एक और सूचना देना चाहूँगा कि यदि आप सभी ने वैक्सीन ना लगवाई हो तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्री की एग्ज़ाम में वही विद्यार्थियों को लिया जाए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। ठीक है। तो आप सभी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और जल्दी लगवा लें, क्योंकि उसके लिए 3-4 दिन आपको थकान भी होगी और उन 3-4 दिन में आपकी स्टडी करना मुश्किल होगा। इसलिए आप अभी से वैक्सीन लगवा लीजिए। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है
मध्य प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके साहित्य। इनमें जो टॉपिक है आपकी इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इन्हें आप एक एक करके पढ़िए। यानी कि एक दिन आपने लिया मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इन्हें पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक लगाते जाइए। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, अगर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो इस पर भी आप टिक लगाइए। ऐसे करते जाइए दोस्तों। और इनमें जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे जनजातीय बोलियाँ हो गई, धार्मिक और पर्यटन स्थल हो गए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब की बार जो मेंस हुई है उसमें भी 3 मार्कर में काफ़ी पूछा गया है इनके बारे में। ठीक है, तो आपको ऐसा पढ़ाई करनी है कि आपको मेंस तक के लिए काम आ जाए। अगला जो है भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में भी कुछ नहीं है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है, इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इन्हें पढ़ना है। साथ ही ये आ गया अपना उसमें मॉडर्न हिस्ट्री। इनमें धार्मिक सुधार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन्हें भी आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत का एकीकरण, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और अगला टॉपिक है फिर मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल को आपको पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक है एटलस। बिना एटलस के आप भूगोल नहीं पढ़ सकते हो दोस्तों। तो यदि आपने एटलस ना खरीदी हो तो आप स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को परचेस कर सकते हो और उसमें से आप अध्ययन कर सकते हो मध्य प्रदेश के वनों का, वन्य जीव के अंतर्गत अभयारण्य आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इन्हें पढ़ने से इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा इसे ही प्री में। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक व खनिज संसाधन। खनिज संसाधन आपको इस तरह से पढ़ना है दोस्तों कि आप भूलो ना, क्योंकि खनिज संसाधन के ऊपर मेंस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा सिंचाई हो गया, परिवहन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और ये उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि आधारित उद्योग है, इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, इन तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई परियोजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिंचाई परियोजना आती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। अगला हम बात करते हैं भारत, चौथा जो यूनिट है आपकी उसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। इनको भी आपको पढ़ना है। लूसेंट में से पढ़ लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी होगा। लूसेंट में काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। विश्व के सिर्फ महाद्वीप को पढ़ना है, देश को पढ़ना है, महासागर को पढ़ना है, नदियाँ को पढ़ना है और पर्वत को पढ़ना है। और जो ये टॉपिक है ये मेंस का पूरा ऐसा उठा के दे दिया गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इनको आपको पढ़ना है। 5वीं यूनिट की बात कर लेते हैं। 5वीं यूनिट में आपकी पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटी के अंदर सिर्फ आपको मध्य प्रदेश के पढ़ना है पॉलिटी। 5वीं जो यूनिट है उसमें से मध्य प्रदेश के पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पर जो संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं दोस्तों कि हमारा पहला राज्यपाल कौन था, वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंत्रिमंडल में से सीएम का क्रम पूछ सकते हैं, जो सीएम अभी गुजर चुके हैं मध्य प्रदेश की, जिनका निधन हो चुका है, उनसे प्रश्न आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, नगरीय प्रशासन है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। इनसे क्वेश्चन ये बनेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया है। ये 73वां हो गया, ये 74वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनांकीकी यानी कि जनगणना से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि जनांकीकी में कौन फर्स्ट में है, कौन सेकंड में है, यानी कि कौन सा जिला लिंगानुपात में फर्स्ट है, कौन सा जिला साक्षरता में फर्स्ट है, कौन सा लास्ट है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आर्थिक विकास आ जाएगा, प्रमुख उद्योग आ जाएंगे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं और उनके द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं, ये जो योजनाएं आपको इन्हें भी आपको डेली रूटीन में लेना है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 6th यूनिट की। 6th यूनिट में आपको कुछ नहीं, पूरा का पूरा पॉलिटी उठा के दे दिया गया है। पॉलिटी में से आपको ये दोनों अधिनियम ही पढ़ने हैं, एक भारत शासन अधिनियम 1919 और दूसरा 1935। इसके अलावा संविधान सभा हो गई, भारत संघीय कार्यपालिका हो गई,
राष्ट्रपति व संसद हो गई। इन सबका आपको आर्टिकल याद करना है। ये संवैधानिक संशोधन है, ये 368 में है, जिसमें 3 प्रक्रिया बताई गई है। ऐसा आपको पूरा पॉलिटी में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये इकोनॉमी का पोर्शन आ जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड आपके टॉपिक है जिनमें आपको पढ़ना है। रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी। सेबी जो है इन सब की स्थापना पूछी जा सकती है। और सेबी जो है पूरा का पूरा हमारा शेयर मार्केट को देखता है, तो सेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैर वित्तीय संस्थान है, इनको आपको पढ़ना है। अब जो हमारी 7वीं यूनिट है वहाँ है विज्ञान और पर्यावरण। इसमें दोस्तों जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनसे सिर्फ आपको मौलिक सिद्धांत पूछे जाएंगे। और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी आ सकती है। ये पूरा भौतिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है इनमें आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हुक का नियम क्या है, पास्कल का नियम क्या है, अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, न्यूटन के नियम क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है पर्यावरण है। पर्यावरण जैव विविधता आपको दृष्टिक बुक से पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र भी आपको दृष्टिक बुक से पढ़ना है। ये जो है पोषण आहार तत्व और ये हमारी स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनको आपको अलग से पढ़ना होगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, या फिर नेट पर सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खाद्य खाद्य प्रसंस्करण है, उसे भी आपको नेट से पढ़ना है, या फिर पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से। इसके अलावा जो मानव संरचना ये आ जाती है हमारी बायोलॉजी के अंतर्गत। वो कृषि उत्पाद तकनीक है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बुक में दिया गया है। प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा, ये आपको याद ही होगी दोस्तों। इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनसे ये सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से संस्थान है जो इनमें योगदान देती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ, जैसे एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। इस प्रकार से इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगली यूनिट है हमारे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, उनके स्थान आते हैं। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं तो जिनका हाल ही में प्रधानमंत्री कोई बना है किसी देश का, तो उसे याद करना है। कोई सी महिला है जो फर्स्ट बार किसी देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनी है, तो उसको आप याद करना है। अभी 2 देशों में युद्ध छिड़ा था, ये महत्वपूर्ण घटना में आएगा कि 2 देशों के बीच अभी युद्ध छिड़ा था, जैसे फिलिस्तीन है, इजराइल है। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्था है, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार हैं। इन सब के लिए आपको सिर्फ एसपीटी की बुक लेना है दोस्तों। एसपीटी की बुक है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। खेल के अंतर्गत आपसे पूछा लिया जाता है कि आप रियो ओलंपिक के बारे में पूछ लिया जाएगा, फीफा के बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कहाँ तक का आएगा। तो जो करंट अफेयर है वहाँ सिर्फ 1 साल पहले का पूछा जाएगा, और जो एग्ज़ाम होगी उसके 2 महीने पहले का। यानी कि आप दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर ही पढ़ें, उससे ज़्यादा आप करंट अफेयर ना पढ़ें, ठीक है दोस्तों। ये डाउट आपको क्लियर कर दें कि एमपीपीएससी जो आयोग है वो इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछेगा। और यदि पूछेगा तो वो पीछे का ही पूछेगा मैं ऐसे पूछेगा कि ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे, कहाँ पर आयोजित होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। हमारी जो 9वीं यूनिट है वो टेक्निकल फील्ड से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिन्हें कंप्यूटर चलाना याद है, मोबाइल चलाना याद है अच्छे से, वो उनके लिए ये काफ़ी सरल यूनिट है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है, सूचना प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स है यानी कि रोबोट से उपयोग लेना है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत साइबर अटैक होता है दोस्तों, उससे सिक्योरिटी कैसे की जाती है ये पूछा जाता है। ई गवर्नेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार किस प्रकार से काम करती है, अपना शासन संचालित करती है। इंटरनेट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत वो आ जाता है दोस्तों, व्हाट्सअप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है। ई कॉमर्स है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप बाय परचेस करते हो किसी साइट से, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। अब लास्ट यूनिट है दोस्तों हमारी 10वीं यूनिट।
जिसमें आपको सिर्फ 16 आयोग दिए गए हैं। 16 आयोग को आपको डेली रूटीन में पढ़ना है दोस्तों। इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपको पढ़ना है दोस्तों। इनसे यदि पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें याद करना है। इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नीति आयोग है, ये हमारी कार्यकारी संस्था है। क्या है? कार्यकारी संस्था है। और जिनका संविधान में उल्लेख है वो सारे संवैधानिक हैं, और जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है वो सारे वैधानिक हैं या फिर सांविधिक हैं, जिन्हें किसी अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर MPPSC से रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें दी जाती हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।